गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने गैस के मिक्सचर के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट प्रोसेस इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हेडिंग बना लीजिए। डिफरेंट प्रोसेस इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वो अलग अलग प्रोसेस पे, डिफरेंट प्रोसेस पे। ठीक, तो सबसे पहला प्रोसेस की हम बात करेंगे तो पहले प्रोसेस को हम लोग लिख लेंगे आइसोबारिक। पहले प्रोसेस को हम लोग लिख लेंगे आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक, तो आपको पहले से हम पढ़ा चुके हैं कि आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, और साथ साथ वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज होते रहता है। आइसोबारिक प्रोसेस में आप लोग को पढ़ाया गया है कि प्रेशर कांस्टेंट रहता है और वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज होते रहता है। ठीक है, फिर आपको पढ़ाया गया कि इसका मतलब ये एक तरह से चार्ल्स लॉ को ओबे कर रहा होगा। ये किसको ओबे कर रहा होगा? चार्ल्स लॉ को। क्यों? क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो ऐसा कंडीशन जब होता था तो चार्ल्स लॉ होता था। कोई दिक्कत? यानी हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि चार्ल्स लॉ ओबेड इन दिस प्रोसेस, जहां प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ पर प्रेशर जब कांस्टेंट रहेगा और वॉल्यूम टेम्परेचर जब चेंज कर रहा है तो वॉल्यूम टेम्परेचर पे डायरेक्टली रूप से डिपेंड करता है। अब प्रोपोर्शनल को हटा के इक्वल टू दे तो के टी होगा, तो सिमिलरली करके V1 इक्वल टू के T1 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं V1 बाई T1 इक्वल टू के, इक्वेशन फर्स्ट। वैसे ही V2 बाई T2 इक्वल टू के, इक्वेशन सेकेंड। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, ये बात तो एकदम समझ में आ रहा है। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा कि V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2। यहां तक समझ में आ रहा है? तो हम ऐसी स्थिति में प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के ग्राफ को बना करके फिर हम चर्चा स्टार्ट करेंगे। पहले आप इतना को नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। आज एकदम बेसिक लेक्चर है। चलिए, अब इसके बाद हम लोग अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे जब हम आएंगे तो आप गौर से देखो, आपको समझ में आएगा। सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ बनाएंगे। ये सब आपको ऑलरेडी पढ़ाया गया हुआ है, बस कॉपी में एक अच्छे से नोट टाइप से लिख लेना है कि न्यूमेरिकल बनाने में दिक्कत हो। जैसे प्रेशर और वॉल्यूम का बात है, मान लीजिए कि ऐसे एक लाइन हम बना दिए, कोई दिक्कत? पहला फिगर, तो आप याद रखोगे ये एक्सपेंशन के लिए रिप्रेजेंट होगा। मतलब आपको याद रखना है कि आइसोबोरिक कंडीशन में ये एक्सपेंशन के लिए यूज किया जाएगा। किसके लिए यूज किया जाएगा? एक्सपेंशन के लिए। वही अगर यहां ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम है और ग्राफ अगर ऐसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक, तो आप दिमाग में सेट कर लोगे कि जब ये ऐसे जा रहा होगा तो मान लो एक्सपेंशन के लिए, अगर ऐसे जा रहा होगा तो समझना है कंप्रेशन के लिए या कॉन्ट्रैक्ट के लिए है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां तक का बात एकदम समझ में आ रहा होगा। इसको नोट कर लो, फिर लिखोगे इफेक्ट ऑफ हीटिंग कूलिंग इन आइसोबारिक प्रोसेस। इसको नोट कर लो, पहले इसको नोट कर लो, फिर लिखना स्टार्ट करोगे इफेक्ट ऑफ। पहले इसको नोट कर लो ग्राफ को, उसके बाद लिखो इफेक्ट ऑफ हीटिंग और कूलिंग इन आइसोबारिक प्रोसेस। इफेक्ट ऑफ हीटिंग कूलिंग इन आइसोबारिक प्रोसेस मतलब आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर में अब हम इफेक्ट ऑफ कूलिंग और हीटिंग पे बात करेंगे। मतलब इफेक्ट ऑफ हीटिंग और कूलिंग इन आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें आइसोबारिक हीटिंग।
सबसे पहले हम बात करेंगे आइसोबारिक हीटिंग और आइसोबारिक कूलिंग। आइसोबारिक हीटिंग और आइसोबारिक कूलिंग, ठीक है। तो पहला बनाते हैं टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी का बॉक्स। पहला बनाते हैं टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी पे, ठीक। तो सबसे पहले गौर करेंगे कि टेम्परेचर इंक्रीजिंग होगा, हीटिंग में क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीजिंग, टेम्परेचर इंक्रीजिंग होगा। तो ऐसी स्थिति में इंटरनल एनर्जी जो होगा वह डेल्टा यू इक्वल टू पॉजिटिव। तो ऐसी स्थिति में इंटरनल एनर्जी क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा, ठीक। अब बात उठता है क्या कि आइसोबारिक कूलिंग में बात करेंगे तो टेम्परेचर डिक्रीजिंग होगा, टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। अतः वैसी स्थिति में इंटरनल एनर्जी जो होगा वो आपका निगेटिव होगा, वैसी स्थिति में इंटरनल एनर्जी आपका निगेटिव होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वैसी स्थिति में इंटरनल एनर्जी आपका क्या होगा, निगेटिव होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात करते हैं क्या, ये सब याद रखने वाली बात है, जैसा होगा हम डाटा बना दे रहे हैं, वॉल्यूम और वर्क। अब बात उठ रहा है वॉल्यूम और वर्क पे, ठीक है, वॉल्यूम वर्क एंड कर दें, वॉल्यूम एंड वर्क, ठीक। तो इंक्रीज जब करेगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, टेम्परेचर जब भी इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीजिंग, तो वर्क, ये सॉरी यहाँ वॉल्यूम और वर्क में है ना, यानी मान ले कि यहाँ वॉल्यूम अगर इंक्रीज कर रहा होगा, वर्क डन में तो पीडी भी होता है ना, सॉरी। तो मान लो कि वर्क और वॉल्यूम और वर्क की बात करेंगे तो वॉल्यूम अगर इंक्रीजिंग होगा, वॉल्यूम अगर इंक्रीजिंग हुआ तो वैसी स्थिति में वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। और वही अगर वॉल्यूम अगर डिक्रीज कर रहा होगा, तो वॉल्यूम अगर डिक्रीजिंग होगा तो वर्क डन जो होगा वो वर्क डन निगेटिव होगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत। अब बात करते हैं हीट की। तो आपको यहां याद रखना है कि हीट इक्वल टू कांस्टेंट प्रेशर पे पढ़ाया गया है, Q इक्वल टू Cp। आप लोगों को पढ़ाए हुए होंगे मोल वोल के टर्म में, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पे पढ़ाए होंगे कि NCP डेल T होता है, Q इक्वल टू NCP डेल T होता है, ठीक है। तो यहां हम बताएंगे कि हेयर डेल T इज पॉजिटिव, हेयर डेल T इज पॉजिटिव, डेल T इज पॉजिटिव, hence flows into the system, flows into the system, into the system। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो वैसी स्थिति में यहां पर Q इज पॉजिटिव, तो वैसी स्थिति में Q को यहां पर क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अब वैसी स्थिति फिर मान लो कि अगर यही फॉर्मूला यहां भी है, लेकिन मान लो कि डेल T इज निगेटिव अगर हो जाए, तो डेल T अगर निगेटिव होगा तो ऐसी स्थिति में हीट क्या होगा, तो हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम जो यहाँ पे है। तो यहाँ पर जैसे हेंस हीट फ्लो पॉजिटिव होगा तो फ्लोज इनटू द सिस्टम, फ्लोज इनटू द सिस्टम यहाँ पे होगा, और यहाँ सिस्टम से बाहर निकल रहा होगा। मतलब इसमें होगा कि सिस्टम के अंदर आ रहा होगा, इसमें सिस्टम से बाहर जा रहा होगा, ठीक है। अपने भाषा में लिख लो, सिस्टम के अंदर होगा और यहाँ सिस्टम के बाहर जा रहा होगा। इसमें तो मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं है। फिर से हम बता दें कि डेल यू इक्वल टू पॉजिटिव होगा तो टेम्परेचर इंक्रीजिंग, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा होगा तो इंटरनल एनर्जी निगेटिव होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो वर्क पॉजिटिव, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो वर्क, ये सब पढ़ाया गया हुआ है, बस आपको एक पैटर्न बता दिए हैं। यहाँ पर अगर ये डेल टी इज पॉजिटिव, इसका मतलब है कि हेंस फ्लोज इनटू द सिस्टम, तो वहां पर इस सिस्टम फ्लोज इनटू द सिस्टम, तो सिस्टम के अंदर जा रहा है, यहाँ सिस्टम से बाहर निकल रहा है। इसमें मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना को पहले नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं।
चलिए अब बात करते हैं कि आपको कुछ हम डिफरेंट फॉर्म्स लिखवाते चलेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्म सब देंगे जो आपको याद रखना है। जैसे मान लीजिए कि स्पेसिफिक हीट की बात करें, ये सब पढ़ाया गया है, बस कोडिंग के लिए पूरा आप रिलेट कर रहे हैं, केटीजी और थर्मो को रिलेट कर रहे हैं। और जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बस आप याद रखिए। स्पेसिफिक हीट में आपको Cp इक्वल टू F/2+1 इंटू आर पढ़ाए हुए होंगे, F/2+1 इंटू आर, जहां पर F डिग्री ऑफ फ्रीडम है। यह फॉर्मूला ऑलरेडी आपको पढ़ाया गया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, बस आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की अगर हम बात करेंगे तो K इक्वल टू डेल P बाई डेल V बाई V, निगेटिव साइन के साथ, ऑलरेडी आपको पढ़ाया गया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत। यहां पर बल्क मॉडुलस के बारे में पढ़ाया गया होगा कि चेंज इन प्रेशर बाय चेंज इन वॉल्यूम, यानी इसको आपको बताया गया होगा कोई भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, तो स्ट्रेस को डेल P लिख सकते हैं और स्ट्रेन को चेंज इन V बाय वॉल्यूम बताया गया होगा। वहां मान लो कि वैसी स्थिति में यहां पर कंडीशन बना दिया जाए कि अगर डेल P इक्वल टू अगर 0 हो जाए तो वैसी स्थिति में K इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। ये बात आपको सेट कर लेना है दिमाग में, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात कर रहे हैं वर्क डन के लिए। किसके लिए बात कर रहे हैं? वर्क डन के लिए, ठीक। तो आपको वर्क डन के लिए पढ़ाया गया होगा W इक्वल टू PdV। वर्क डन के लिए आप लोग जान रहे हैं, इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट है कि वर्क डन जब भी निकालेंगे तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम कर देंगे, तो यहाँ पर PdV कर देंगे। और टोटल के लिए आपको पढ़ाया गया होगा कि P कांस्टेंट है, अगर बाहर निकाल ले तो इंटीग्रेशन में क्या होगा, PdV और V इनिशियल से लेकर के कहां तक हो जाएगा, V फाइनल तक। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करिएगा तो इसी स्टेप को ऐसे लिख सकते हैं, P तो रहेगा ही प्रेशर, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी V फाइनल माइनस V इनिशियल। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, ये बात आपको समझ में आ रहा है। तो वैसी स्थिति में वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू PV इक्वल टू nRT होता है। इसमें मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसको चाहे तो nRT के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, nRT फाइनल माइनस T इनिशियल। ये बात भी आपका क्लियर होगा, यहाँ तक समझ में आ रहा है। यानी वर्क इक्वल टू चाहे तो यहाँ पर PV के टर्म में nR डेल T लिख सकते हैं इसी को, यानी इसलिए स्टेप कैसे लिख सकते हैं, PV फाइनल माइनस V इनिशियल इक्वल टू nR डेल T। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये तो आप आराम से लिख सकते हैं। अब आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें अगर, ठीक, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में Q इक्वल टू डेल U प्लस W होगा। Q इक्वल टू डेल U प्लस क्या होगा, W। तो Q इक्वल टू चाहेंगे तो यहां ऐसे भी लिख सकते हैं NCP डेल T। NCP डेल T जब लिख देंगे तो वैसी स्थिति में N CP के जगह पर आपको हम पढ़ाए होंगे रिलेशन, यहीं पर बड़ा करके लिखते हैं। तो Q इक्वल टू N, CP के जगह पर आपको पढ़ाए होंगे, आपको गामा के टर्म में पढ़ाए होंगे कि गामा R
बाई गामा माइनस वन, आपको याद होना चाहिए। तो गामा आर माइनस गामा माइनस वन इंटू डेल टी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इंटरनल एनर्जी के टर्म में अगर ले चला जाए, किसके टर्म में ले चला जाए, इंटरनल एनर्जी के टर्म में, तो इंटरनल एनर्जी के टर्म में वहां से सीवी निकालेंगे तो डेल यू इक्वल टू एन सी वी डेल टी होगा, पढ़ाया गया होगा। डेल यू इक्वल टू एन सी वी डेल टी। अब सी वी के जगह पर फिर अगर गामा के टर्म में लिखा जाए तो ऐसे लिख सकते हैं एन सी वी के जगह पर चाहिए गामा के टर्म में, क्या लिख सकते हैं, एन आर बाई गामा माइनस वन, यानी आर बाई गामा माइनस वन इंटू डेल टी, गामा माइनस वन इंटू डेल टी ऑलरेडी पढ़ाया गया हुआ है आप लोग को, इसमें कोई दिक्कत। तो आपको बता दें कि आइसोबोरिक में इतना बात अगर आप याद रखोगे तो आइसोबोरिक कॉन्सेप्ट में केटीजी हो या थर्मोडायनेमिक्स हो, किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगा। पहले आप इतना नोट कर लो, फिर हम आइसोकोरिक स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे आइसोकोरिक के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि आइसोकोरिक में अब आते हैं। तो आइसोकोरिक प्रोसेस की जब बात करेंगे तो आपको पढ़ाया गया है कि वैसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर और टेम्परेचर चेंज होते रहता है लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। आपको सारा बात पढ़ाया गया हुआ है कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है लेकिन प्रेशर और टेम्परेचर चेंज होते रहता है। तो प्रेशर और टेम्परेचर चेंज होते रहता है, तो वैसी स्थिति में प्रेशर टेम्परेचर पे डायरेक्टली रूप से डिपेंड करेगा। तो जब ये डिपेंड करेगा तो इसको हम चाहें तो गैर लुसाक्स भी लॉ बोल सकते हैं, LUSSACS, गैर लुसाक्स LUSSACS, गैर लुसाक्स लॉ। स्पेलिंग में से ध्यान मत देना, तो इसको गैर लुसाक्स लॉ भी बोल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में चाहे तो P1 बाई T1 इक्वल टू P2 बाई T2 आराम से हम लिख सकते हैं, और इक्वल टू इसको हम चाहेंगे तो कांस्टेंट बोल सकते हैं, इसमें कोई डाउट। अब आप खुद गौर कर लो कि अगर ये प्रेशर है और अगर ये वॉल्यूम है, तो वैसी स्थिति में चाहे तो इसको अगर एरो ऊपर की तरफ दे दें तो यहाँ पर ये V1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा V1, ये ऊपर की तरफ होगा, मतलब ये इंक्रीजिंग को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इंक्रीजिंग को। और मान लो कि ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है, और अगर एरो ऐसे कर दे और इस वॉल्यूम को यहाँ V2 दिखा दे तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, डिक्रीजिंग को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, डिक्रीजिंग को। ये बात समझ में आ गई, ये प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ है, एक इंक्रीजिंग को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और एक किसको, डिक्रीजिंग को। ये सब तो आपको ऑलरेडी पढ़ाया गया हुआ है, बस एक जगह लिखवा रहे हैं कि आपको गैस का कोई भी चैप्टर बनाइए, केटीजी बनाइए, थर्मोडायनेमिक्स बनाइए, आपको दिक्कत ना हो। पहले इसको नोट करके हटाइए, फिर हम इसके अगले कंडीशन पे हम चर्चा करते हैं, ठीक है। आप पहले इसको नोट कर लो। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ हीटिंग और कूलिंग ऑन वेरियस पैरामीटर। अब आप बोर्ड पे गौर करो। सबसे पहले बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ हीटिंग और कूलिंग ऑन वेरियस पैरामीटर। हेडिंग बना लो पहले, इफेक्ट ऑफ हीटिंग और कूलिंग ऑन वेरियस पैरामीटर। सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी पे। पहले बॉक्स में लिखते हैं टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले करते क्या है कि टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे, और इस तरह बात कर लेंगे हम आइसोकोरिक हीटिंग की, और इस तरह बात कर लेंगे आइसोबारिक कूलिंग की, ठीक है। तो सबसे पहले करते क्या है कि इसको बॉक्स को ऐसे लिख लेते हैं, आइसोबारिक हीटिंग, आइसोबारिक हीटिंग, ठीक है, या आइसोकोरिक हीटिंग ही कर लो, आइसोबारिक कूलिंग, एक मिनट रुकिए, आइसोकोरिक हीटिंग कर दे और आइसोबारिक कूलिंग कर दे। आइसोकोरिक हीटिंग कर दिए और आइसोबारिक कूलिंग कर दिए, ठीक है। उसमें पहला केस बनाते हैं,
ये सब याद रखना होगा, जैसे हमको याद है टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी के लिए, टेम्परेचर और किसके लिए, इंटरनल एनर्जी के लिए। तो सबसे पहले गौर करना, टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे तो आइसोकोरिक हीटिंग की जब बात होगी तो यहाँ पर क्या बोलेंगे कि ये इंक्रीजेज है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा होगा तो इंटरनल एनर्जी इसका भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा होगा तो इंटरनल एनर्जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और आइसोबारिक में अगर टेम्परेचर डिक्रीजेज होगा, ठीक है, टेम्परेचर क्या हो रहा होगा यहाँ पे अगर डिक्रीज, एक काम कर लेना है, आइसोकोरिक हीटिंग में, आइसोबारिक में तो पिछले बार लिख ही दिए हैं तो बार बार उसको क्या लिखा, आइसोकोरिक कूलिंग ही रहे अंदर, आइसोकोरिक हीटिंग और आइसोकोरिक कूलिंग में ही रहे अंदर। बारीक में एक बार बता ही दिए, एक बार को कितना बार लिखे, कुल डायरेक्ट इसमें आते हैं। इंक्रीज करेगा तो पॉजिटिव, और अगर यहाँ मान लो डिक्रीज कर रहा होगा तो डेल्टा यू को यहाँ पर क्या ले लेंगे, निगेटिव। सिंपल, बारीक का पढ़ लिए हैं, एक बार उसी को याद रखिएगा, कोरिक में डायरेक्ट यहाँ बनाते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। अब बात कर रहे हैं क्या, प्रेशर और वर्क डन की, प्रेशर और वर्क। तो प्रेशर और वर्क डन की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले गौर कर लेना कि प्रेशर इंक्रीजेज बट वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। प्रेशर अगर इंक्रीजेज होगा कोई दिक्कत नहीं ना, यहां पर बात कर रहे हैं प्रेशर और वर्क डन की, प्रेशर इंक्रीजेज होगा बट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। प्रेशर इंक्रीज कर रहा होगा लेकिन वॉल्यूम यहां पर क्या है, कांस्टेंट है। आपको पता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, सो वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, 0। तो वास्तविक स्थिति में यहां वर्क डन क्या हो जाएगा आपका, 0, ठीक है। अब बात कर रहे हैं क्या, प्रेशर डिक्रीजेज बट वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। तभी वर्क डन क्या होगा, 0। ये सब बेसिक बात है भाई कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो पॉजिटिव, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा निगेटिव। प्रेशर अगर इंक्रीज कर रहा होगा लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तभी वर्क डन डी 0, और प्रेशर अगर डिक्रीज कर रहा होगा और तभी वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तभी वर्क डन क्या होगा, 0। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसको नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं। अब हम हीट की बात करते हैं। हीट की बात करें अगर तो हीट के लिए याद रखिएगा जो दो कंडीशन बनाए थे, Q इक्वल टू एन सी वी डेल टी बनाए हैं। तो सबसे पहले वही पुराना वाला कहानी जो बारीक में लिखे थे आइसोबॉरिक में, वैसे या वही आइसोकोरिक में भी लिखेंगे कि डेल टी इज पॉजिटिव, डेल टी इज पॉजिटिव, हिंस हीट फ्लोज, हेंस heat flows into the system। So Q इक्वल टू पॉजिटिव, और वही Q इक्वल टू एन सी वी डेल टी में मान लो कि डेल टी इज निगेटिव, तो इसका मतलब क्या होगा कि हेंस हीट फ्लोज आउट फ्रॉम द सिस्टम। गर्मी बहुत लग रहा है यार, फैन बंद करके बनाना पड़ रहा है। हीट फ्लोज आउट फ्रॉम द सिस्टम। सो Q इक्वल टू निगेटिव, ठीक। इस पर मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये बात एकदम आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप इसको आराम से पहले नोट कर लो कि यहां पर क्या है कि डेल टी पॉजिटिव थे, हेंस हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम, इसमें निगेटिव मतलब आउट फ्रॉम द सिस्टम, ठीक है। अब हम लोग स्पेसिफिक हीट, बल्क मॉडुलस और वर्क डन, फर्स्ट लॉ ये सब पर लिख लेते हैं।
फिर इसके बाद आइसोबारिक हो जाएगा, आइसोकोरिक हो जाएगा, तब हम आइसोथर्मल के बारे में पढ़ेंगे। इसको नोट कर लो। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे तो स्पेसिफिक हीट में तुम जानते हो CV इक्वल टू एफ आर, CV इक्वल टू एफ आर, सॉरी एफ बाई आर लीजिए, एफ आर बाई 2 होता है, जहां F डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, आपको पढ़ाया गया हुआ होगा। अब उसके बाद बात करते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ, तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को K से डिनोट करते हैं, K इक्वल टू डेल P बाई माइनस डेल V बाई V। आपको पढ़ाया गया हुआ है, तो तुरंत लिखे भी हैं कि स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, कोई भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, स्ट्रेस को चेंज इन प्रेशर, स्ट्रेन को चेंज इन वॉल्यूम, ऐसे लिखते हैं। अब मान लो कि अगर यहां पर डेल V इक्वल टू, अगर हम चेंज इन वॉल्यूम को 0 मान लें, क्या मान लें 0, तो ऐसी स्थिति में बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम K से डिनोट कर रहे होंगे, वो टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि ये टर्म 0 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो डिनोमिनेटर में जब भी 0 आएगा तो ये अनडिफाइंड हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको लिख लो। अब बात करते हैं वर्क डन की। तो वर्क डन की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले गौर करना है कि V कांस्टेंट होगा, तो V जब कांस्टेंट होगा तो वैसी स्थिति में W इक्वल टू इंटीग्रेशन P dV होगा, कोई दिक्कत? तो वैसी स्थिति में V इनिशियल और ये क्या हो जाएगा V फाइनल, कोई दिक्कत? तो कॉमन सेंस लगा लो, तुरंत पढ़ाया कि वॉल्यूम जब कांस्टेंट होगा तो वर्क डन क्या हो जाता है 0, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात कर रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। अब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आप लोगों को पढ़ाया गया है कि टोटल हीट जो है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया गया है कि टोटल हीट जो है वह इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के सम के बराबर है। तब यहां पर और Q इक्वल टू हम जानते हैं NCV डेल T होता है, इसमें कोई दिक्कत? तो यहां पर NCV डेल T जब हम जान रहे हैं कि Q इक्वल टू होता है, जिसको हम लोग एक तरह से इंटरनल एनर्जी के टर्म में भी लिखते थे, तो यहां पर चाहेंगे तो यहां पर ऐसे भी तो लिख सकते हैं NCV के जगह पर पुट कर दे वैल्यू को अगर कांस्टेंट के टर्म में, तो CV इक्वल टू R बाई गामा माइनस 1 इंटू डेल T, ऐसे तो लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत? और इंटरनल एनर्जी की बात करोगे डेल U इक्वल टू NCV डेल T, इसको भी लिखते थे। मेरे समझ से इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये बात एकदम समझ में आ रहा है। तो यहां पर भी अगर हम चाहेंगे, ये हीट के टर्म में लिख लिए, अब इंटरनल एनर्जी के टर्म में, तो CV की जगह पर R बटा गामा माइनस 1 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत? तो यहां पर डेल U इक्वल टू क्या हो जाएगा N R बाई गामा माइनस 1 इंटू डेल T। अब खुद सोच लो, PV इक्वल टू nRT होता है, तो nRT के जगह पे यहाँ T चेंज इन टेम्परेचर है, तो चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो इसी को ऐसे लिख सकते हैं कि प्रेशर फाइनल इंटू वॉल्यूम फाइनल माइनस प्रेशर इनिशियल इंटू वॉल्यूम इनिशियल बाय गामा माइनस 1। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब कि हमने जो जो इंपॉर्टेंट बात आइसोबारिक में के लिए बताया, आइसोकोरिक के लिए बताया, अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों आइसोथर्मल के लिए। ये सब बेसिक बात है, सब अच्छे से पहले हम बहुत आराम से पढ़ाए हैं, इसलिए आज के लेक्चर में थोड़ा तेजी से हम लिखते निकल गए हैं। बात समझ में आ रहा होगा, आप इसको नोट कर लो, फिर अब हम स्टार्ट करते हैं आइसोथर्मल।